हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड लेक्चर ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज भी हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कि ये एक फोर्स है, ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू दी है 10 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, ओके, और इट इज अप्लाइड इन एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स जो 10 न्यूटन है 45 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। सो अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है तो आई कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। जिसके साथ थीटा रहता है, जिसके साथ एंगल है, वो बन जाता है कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं है वो बन जाता है साइन। तो बहुत सिंपल है रिजॉल्व करना। जिसके साथ एंगल वो बन गया कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं वो बन गया साइन। तो 10 इंटू कॉस 45 इज 1/√2, तो इसका आंसर आएगा 5√2, ओके। और ये 10 sin 45 इज 10 इन 1/√2, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 5√2, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज इधर एक बॉडी है, ओके, जिस बॉडी का वेट है 10 न्यूटन और ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रुकी हुई है, ओके। दिस बॉडी इज एट रेस्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन एंड इस बॉडी का जो वेट है बच्चों, वो वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन और इसको अभी हमें रिजॉल्व करना है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंगल कैसे बनते हैं। देखो, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जब एंगल समझ में नहीं आता तो ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 10 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया है। जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो कैसे रिजॉल्व होगा? एक तो ऐसे रिजॉल्व होएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, और एक अलोंग सरफेस रिजॉल्व होगा। तो एक सरफेस के अलोंग रिजॉल्व हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर सरफेस रिजॉल्व होगा। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना बनेगा? तो ये गारंटेडली 60 बनने वाला है, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। तो ये एंगल कितना बनेगा? 30, ठीक है। तो इट इज वेरी क्लियर, जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, तो ये वाला एंगल 30 बनने वाला है। तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 10 cos 30 और ये बन जाएगा 10 sin 30। cos 30 का वैल्यू आपको पता है, इट इज √3/2। तो 10 √3/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो इसका आंसर आएगा 5√3। और ये हो जाएगा 10 इंटू cos 30 इज हाफ, तो इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो आई थिंक ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, एंगल कैसे करते हैं। तो आज के बाद आप ये याद रखो कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन का अगर एंगल थीटा दिया हुआ है और उस इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पे लगने वाला एक वेट उसका ऐसा नीचे डाउनवर्ड है, और जब आपको इसको रिजॉल्व करोगे तो कौन सा वाला एंगल थीटा बनेगा? अगर ये थीटा है तो बच्चा ये थीटा बनने वाला है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी टाइम व्हेन दिस टाइप ऑफ सम विल कम। आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो ओरिजिन को शिफ्ट करो और फिर चेक करो कि कैसे बनता है। सपोज ये W है तो ये बन जाएगा W cos थीटा और ये बन जाएगा W sin थीटा। तो आई थिंक बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व किया है, बराबर है। नाउ विल टॉक अबाउट कि एक सब मैं आपको देता हूँ, वो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। सपोज मैं ऐसे फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। तो बच्चों एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, सोचो एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है
ठीक है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है और एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है, सोचो इसकी वैल्यू 6 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। और ये जो एंगल बन रहा है लेट अस से ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो इन सबको रिजॉल्व करिए इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करिए। तो आप देखो ये वाला जो फोर्स है वो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, तो इसका चलो इसको नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज F1, दिस एज F2, दिस एज F3 एंड दिस एज F4। तो F3 इज ऑलरेडी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। F4 ऑलरेडी इज इन वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इसको भी रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं क्योंकि अपने को सिर्फ एक्स और वाई की तरफ रिजॉल्व करना है। तो मुझे बताओ ये जो F3 है 4 न्यूटन, इसका जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो कितना है? तो F3 का जो y की तरफ कंपोनेंट है वो गारंटीडली कितना है? 0। सिमिलरली ये ऑलरेडी, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो ये इसका x कंपोनेंट, F4 का x कंपोनेंट कितना रहेगा? 0 रहने वाला है। हाँ, अब इसको रिजॉल्व कर सकते हो x और y में। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कॉस कौन सा बनेगा? जिसके साथ एंगल है, बराबर है, वो तो कॉस बनने वाला है। तो ये बन जाएगा 4 cos 60, है कि नहीं? cos 60 का वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ दैट इज 2। पर आप जब लिखोगे तो F2 की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी? -2 न्यूटन। क्यों माइनस में लिखा है? क्योंकि इस तरफ डायरेक्टेड है, तो जो भी इस तरफ डायरेक्शन रहने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, इस तरफ वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। ये मेरा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, आप चाहिए तो इसको चेंज कर सकते हो, पर जितना स्टैंडर्ड लेके चलोगे उतना अच्छा है। और ये क्या बन जाएगा? 4 sin 60 बन जाएगा, बराबर है। सेम वे आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो रिजॉल्व करना मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है। एक याद रखो कि भाई जिसके साथ थीटा रहेगा वो क्या रहता है? कॉस। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इस चीज़ को बहुत बहुत और बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है अभी। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ओके, या फिर रिजल्टेंट टॉर्क 0 है। तो इस पे हम बात करेंगे। टॉर्क पे ऑफ कोर्स हम एक लेक्चर बनाएंगे अलग से, तो ये अलग से हम कवर अप करते हैं टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं बात करता हूँ लीनियर मोशन की, कि सोचो एक बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट में, ये बॉडी कोई लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, ये बॉडी कभी लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, तो गारंटेडली उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। ओके, सो व्हेन देयर इज नो मोशन, इफ any body is not producing any type of motion, that means net force acting on that body is 0, and when the net force acting on that body is 0, I will say that body is in equilibrium. Okay, तो बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई नेट फोर्स जो उसके ऊपर है वो 0 है। ओके, अभी हमने रिजॉल्व करने को सीखा, पर आपको पता होना चाहिए कि किसको रिजॉल्व करते हैं और कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बच्चों ने सीख लिया, चलो रिजॉल्व कैसे करना है, तो स्प्लिट करना है, जिसके साथ थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस हो जाता है, जिसके थीटा नहीं वो वाला कंपोनेंट साइन होता है, बराबर है। बट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नो कि हाउ टू रिजॉल्व एंड विच फोर्स यू हैव। सपोज एक साथ 4-5 फोर्स लग रहे हैं, तो किसको रिजॉल्व करना है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ मैंने रूल्स यहाँ पे लिखे हुए, 2 रूल मैंने यहाँ पे लिखे हुए रिजॉल्व करने के। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सोचो एक बॉडी परमानेंटली रेस्ट पे है, मतलब वो रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं हो रही है। ठीक है, इफ द बॉडी इज एट परमानेंट रेस्ट, तो गारंटेडली नेट फोर्स 0 है। तो जो बॉडी परमानेंट रेस्ट पे है, सुन रहे हो बच्चों, जो बॉडी परमानेंट रेस्ट पे है ना, उसका जो फोर्स है आप किसी डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। फोर्स कैन बी रिजॉल्व इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो हर तरफ हर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स उसके ऊपर कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ठीक है,
तो ये चीज आप पहले समझ लो कि चलो बॉडी रेस्ट पे है, तो दिमाग आप एकदम शांत रखिए, आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप रिजॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टूडेंट, अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है या फिर बॉडी टेम्पररी रेस्ट पे है। अच्छा, टेम्पररी रेस्ट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी रेस्ट का मतलब है कि भाई वेलोसिटी तो जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसको बोलते हैं टेम्पररी रेस्ट। तो बोलोगे आप सर ये आप क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहां पे आप देखोगे कि भाई वेलोसिटी भले ही जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं भाई ये टेम्पररी रेस्ट पे है, मतलब थोड़े सेकंड में वो चलना चालू कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ओके, एक बॉल को ऊपर फेंका यू स्पीड से, तो जब वो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, दैट इज माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ याद आया है कि नहीं? तो वेलोसिटी भले ही जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, या फिर इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी रेस्ट पे है फिलहाल, ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये बॉडी पे एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा है, अभी ये इंक्लाइंड प्लेन है, लेट अस से एंगल थीटा है, ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे है, v जीरो है, इसका गारंटेडली वेलोसिटी जीरो है, बट व्हाट अबाउट g एक्सेलरेशन? तो आप इसको जब रिजॉल्व करोगे ना, अब मुझे लगता है कि हमने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई ये थीटा है तो ये थीटा बनने वाला है, तो ये बन जाएगा g cos थीटा और ये बन जाएगा g sin थीटा। मुझे बताओ एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी है, इस तरफ एक एक्सेलरेशन बन रहा है, दैट इज g sin थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है और इस ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया, सोचो अगर मैंने इधर से हाथ हटा दिया, इसको पकड़ के रखा था, इसको हटा दिया, तो ये नीचे आना चालू करेगा बिकॉज ऑफ जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेट होगा। या फिर एक बात करते पेंडुलम की। पेंडुलम को आप सोचो ऐसे ऐसे इस तरफ फोर्स लगा दिया तो पेंडुलम उधर जाएगा, रुकेगा, फिर इधर आएगा और ऐसे ऑसिलेट करना चालू करेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। वेलोसिटी जीरो क्योंकि उधर जाके वो रुक रहा है, पर बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वो यहाँ आना चालू करता है। ठीक है, नो डाउट अपन इसका एक्सेलरेशन एसएचएम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरफ और कैसे एक्सेलरेशन इसका होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि टेम्पररी रेस्ट का मतलब क्या है, कि भाई वेलोसिटी जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड रूल है। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या फिर बॉडी टेम्पररी रेस्ट पे है, सुन रहे हो आप लोग, अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या फिर बॉडी टेम्पररी रेस्ट पे है, देन फोर्स आर नॉर्मली रिजॉल्व्ड अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो गारंटेडली एक फोर्स को आपको एक्सेलरेशन के साथ रिजॉल्व करना है, मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ रिजॉल्व करना है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ओके, जो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, क्योंकि दो कंपोनेंट आ गए, एक तो एक्सेलरेशन के साथ वाला आ गया और एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर आ गया। तो जो एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर है उसका फोर्स तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पर जो एक्सेलरेशन के साथ आपने रिजॉल्व किया वो जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो थोड़ी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो वो फोर्स जीरो नहीं है। तो उधर फॉर्मूला क्या लगाना है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उधर फॉर्मूला आप लगाओगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं ये चीज, अगर आप देख रहे हो कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या फिर बॉडी टेम्पररी रेस्ट पे है और आपको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करना है तो आप दो कंपोनेंट लाओगे, तो एक हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लाओगे और एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन लाओगे। जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है वो गारंटेडली, जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है बच्चों,
वो गारंटेडली कितना होता है, 0। और जो एक्सेलेरेशन के अलोंग वाला कंपोनेंट है, में भी कॉस हो सकता है, साइन हो सकता है, वो कुछ भी, वो तो अपने एंगल पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आए। परमानेंट रेस्ट रहेगा तो जैसे चाहिए वैसे रिजॉल्व करो, पर एक्सेलरेटेड रहेगा तो आप कैसे भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक एक्सेलरेशन के तरफ रिजॉल्व करना है और एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन रिजॉल्व करना है। तो ये समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, ये बॉल है, इसका मास 1 kg दिया है और वो रेस्ट पोजीशन पे P पॉइंट पे। बाय द मीन्स ऑफ 2 लाइट स्ट्रिंग, यू कैन सी देयर आर 2 लाइट स्ट्रिंग्स, है ना, 2 स्ट्रिंग दिख रही है आपको। तो ये 2 लाइट स्ट्रिंग के साथ वो रेस्ट में, मतलब ऐसे रेस्ट में इस स्ट्रिंग ने और इस स्ट्रिंग ने दोनों ने सब पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे बताओ ये पोजीशन पे वो परमानेंट रेस्ट है, एक्सेलरेटेड है कि टेम्पररी रेस्ट है। तो गारंटेडली एट पॉइंट P इट इज परमानेंट रेस्ट, ये सुनो क्या है, वो परमानेंट रेस्ट है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। नाउ द स्ट्रिंग RP इज कट, अभी स्ट्रिंग को कट कर दिया, जैसे ही स्ट्रिंग को कट कर दिया ये बॉल उधर जाना चालू करेगा, बराबर है, और पोजीशन Q पे चला गया जो उस तरफ वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, अब मुझे बताओ ये यहां से कट करके इधर चला गया, इधर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एट पॉइंट Q वेलोसिटी 0 होगी। पर क्या ये परमानेंटली रेस्ट पे, तो आंसर इज नो, ये तो कभी ऐसे आके नहीं रुकेगा, वो तो इस तरफ आना रुकेगा और फिर इस तरफ आना चालू करेगा, तो ये वो ऑसिलेशन कर सकता है ना, तो इस तरफ आना चालू किया, सो ये हो गया टेम्पररी रेस्ट। तो पोजीशन Q पे ये जो बॉल है वो टेम्पररी रेस्ट पे है और पोजीशन P पे जो बॉल है वो परमानेंट रेस्ट पे। बात समझ में आ रहा है? अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन बन रहा है। ओके, और थीटा की वैल्यू दोनों तरफ 45 डिग्री दी हुई है, यू हैव टू फाइंड टेंशन। ओके, जब वो OP पोजीशन पे था और जब वो OQ पोजीशन पे था, मतलब जब ये कट नहीं किया था तभी वो OP पोजीशन पे था, तभी कितना टेंशन है, और कट करने के बाद जब वो OQ पोजीशन पे जाएगा तभी कितना इसका क्या बोलते हैं टेंशन है। तो चलो मैं बात करता हूँ इस पोजीशन की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कैसे कर रहा हूँ मैं। ये जो पोजीशन है वो इस तरफ है, बराबर कि नहीं? तो ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। अभी ये एंगल कितना है, थीटा, ये परमानेंट रेस्ट वाला कंडीशन है। चलो फोर्स लगाओ, ये यहाँ पे टेंशन है OP, इस स्ट्रिंग में अपने को टेंशन फाइंड करना है, बराबर कि नहीं? इस स्ट्रिंग में अपने को टेंशन फाइंड करना है, तो ये T मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे। तो इस तरफ एक टेंशन लग रहा है जिसको मैं लिखता हूँ T, इस तरफ एक टेंशन लग रहा है जिसको मैं बोलता हूँ T1, ओके, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको रिजॉल्व करना है, आपको ये T फाइंड करना है ना, अपने को ये T फाइंड करना है। तो T को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो परमानेंट रेस्ट पे तो भाई जैसे चाहिए वैसे रिजॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रिजॉल्व इन एनी वे। तो बेस्ट क्या है कि आप इसको ऐसे रिजॉल्व करो, ठीक है। द मोमेंट यू रिजॉल्व इट दिस वे, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, तो ये बन जाएगा T cos थीटा और ये बन जाएगा T sin थीटा, ठीक है, T cos थीटा एंड T sin थीटा। अब मुझे बताओ ऐसे रिजॉल्व करने के बाद T cos थीटा तो mg को इक्वल हो गया क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो वर्टिकल फोर्स गारंटेडली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो T cos थीटा किसको इक्वल हो गया, mg को। T cos 45, m की वैल्यू 1 दी, g अपन 10 लेके चलते हैं, मास 1 kg दिया हुआ है और g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो t इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 10, तो टेंशन कितना आया 10√2 एंड दैट इज इन न्यूटन। फाइंड कर लिया। अभी t मिल गया तो ये भी मिलना, कोई अभी ये पूछा नहीं है, पर अगर ये पूछता तो भी मैं फाइंड कर लेता क्योंकि ये T1 T sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। परमानेंट रेस्ट का मतलब क्या है, वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्टिकल में कौन था, T cos थीटा ऊपर की तरफ था, mg नीचे की तरफ था, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, ओके।
नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन, अगर मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये समझना, क्योंकि ये तो रेस्ट में तो अपन जैसे चाहिए वैसे रिजॉल्व कर लेंगे, ये थीटा है। ओके, अभी ये टेंशन है। ओके, अभी ये ऐसे पेंडुलम ऐसे ऑसिलेशन करता है, तो इसके ऊपर वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं? नीचे की तरफ वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसको अपन बोलते हैं mg। ओके, और मोशन कैसे हो रहा है बताओ? मोशन ऐसे हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी ये टेम्पररी रेस्ट पे, तो अपना भाई रूल है कि फोर्स को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो टेंशन को रिजॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, आप टेंशन को आप रिजॉल्व करोगे तो ऐसे और ऐसे कंपोनेंट बनेंगे, ये एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक्सेलरेशन की तरफ थोड़ी बनने वाला है। तो टेंशन को तो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो फिर किसको रिजॉल्व करेंगे? तो वेट को रिजॉल्व करेंगे बच्चों। अब मैंने किसको रिजॉल्व किया? वेट को। आप समझ रहे हो? वेट को रिजॉल्व कर दिया, तो अभी ये एंगल थीटा बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये बन गया mg cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा? mg sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? मैंने वेट को रिजॉल्व किया, क्योंकि वेट जो फोर्स है वही एक्सेलरेशन की तरफ आएगा। इससे होगा क्या? अभी मुझे पता चला कि भाई टेंशन mg cos थीटा को इक्वल है, क्योंकि जब मैंने वेट को रिजॉल्व किया तो एक एक्सेलरेशन की तरफ रिजॉल्व किया और एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन रिजॉल्व किया। जो एक्सेलरेशन की तरफ रिजॉल्व करो, क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं, पर जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। वही लिखा था यहाँ पे कि भाई जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। मतलब ये है परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बैलेंस हो रहा है, तो ये t और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे टेंशन निकालना बहुत सिंपल है, 1 × 10 × cos 45। ओके, cos 45 की वैल्यू 1√2, तो 1/√2, तो इसका आंसर आएगा 5√2 न्यूटन। कितना आंसर आएगा इसका? 5√2 न्यूटन। तो आप समझे रिजॉल्व कैसे करना है? मतलब ऐसा रैंडमली रिजॉल्व नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा के रिजॉल्व करना है। परमानेंटली रेस्ट में तो कोई टेंशन नहीं, आप जैसे चाहिए वैसे रिजॉल्व करो। बट when you know कि your body is accelerating, your temporary रेस्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन की तरफ जाने वाले फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास टेंशन भी था और मेरे पास वेट भी था, पर मैंने किसको रिजॉल्व किया? बेस्ट है कि मैं वेट को रिजॉल्व करूंगा, टेंशन को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं था ये केस में। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, कैसे रिजॉल्व करते। सो ये एक मस्त अच्छा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।